उत्तराखंड एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इसके लिए प्रशासन और बीजेपी संगठन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। गुरुवार को सीएम धामी ने भी तैयारियों की जायजा लिया है। पीएम मोदी देहरादून में एक जनसभा भी करेंगे, साथ ही प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे और 2022 के चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे। सीएम धामी ने पीएम के दौरे को देखते हुए अधिकारियों को सभी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और पीएम मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इसके लिए प्रशासन और बीजेपी संगठन की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। पीएम मोदी देहरादून में जनसभा करेंगे और गुरुवार को सीएम ने सारी तैयारियों का निरीक्षण किया है, तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम धामी ने खुद सारी तैयारियों का जायजा लिया और पीएम के दौरे से पहले सारी तैयारियों को देखा परखा ताकि पीएम के आने पर किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमसे देहरादून से जुड़ रहे हैं। दीपांकर, कल पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है, प्रशासन और बीजेपी संगठन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल गीतिका, जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम बदला हुआ है, देहरादून में भी मौसम बदला हुआ है, लेकिन इस मौसम के बीच जो सबसे बड़ी तैयारी है वो कल 4 दिसंबर के प्रोग्राम की है, जो देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18 मार्च 2017 को जब त्रिवेंद्र रावत ने यह शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तब प्रधानमंत्री आए थे। 5 अप्रैल 2019 जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड में आए थे। और कल का दिन होगा 4 दिसंबर 2021 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2022 के चुनाव से पहले राजधानी देहरादून में यह प्रधानमंत्री का पहला बड़ा प्रोग्राम है और राजधानी से प्रधानमंत्री पूरे उत्तराखंड को संबोधित करने वाले हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण है, कई योजनाओं का शिलान्यास है, प्रधानमंत्री कई हजार करोड़ की यहां घोषणाएं करने वाले हैं। जो चेयर्स आपको यहां पर दिख रही है, बीजेपी का टारगेट है कि 1 लाख लोगों को यहां पर लाया जाए और प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम से एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में दिया जाए 2022 चुनाव को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 57 विधायकों के साथ साल 2017 में यहां पर आई। क्या बीजेपी इस मैंडेट को बरकरार रख पाएगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं या बीजेपी का वो फेस है जिस पर अगर पूरी बीजेपी टिकती है, तो अगर यह देखा जाए कि उत्तराखंड बीजेपी के लिए सब कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां से क्या कुछ कहेंगे उस पर बीजेपी का 2022 का इलेक्शन निर्भर करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की और भी रैलियां उत्तराखंड में होनी है, लेकिन 2022 का जो आगाज होगा वो कल होगा परेड ग्राउंड में ही। इससे पहले प्रधानमंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आते थे, फिर यहां पर पहुंचते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री यही परेड ग्राउंड के पीछे ही उनके यहां पर उतरने की व्यवस्था की गई है। यानी प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली से यहां पहुंचेंगे। 2 घंटे का प्रधानमंत्री का यहां कार्यक्रम है। 11 बजे के आसपास उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और लगभग 1 से 2 बजे तक प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे। तो बड़े शो के लिए तैयार है बीजेपी। आज कल खुद मुख्यमंत्री शाम में यहां पर आए थे गुरुवार को, और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगभग 10 बजे यहां पर पहुंचेंगे पूरी तैयारियों का जायजा लेने। मुख्यमंत्री आज खुद देहरादून में, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी आज दिन में 1 से 2 बार जरूर यहां पर आएंगे पूरी तैयारियों को देखने के लिए। तो 2022 के चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, उत्तराखंड में यह 5वां चुनाव है विधानसभा का और अभी तक कोई भी जो पार्टी सत्ता में रही है उस पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी नहीं हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में बीजेपी की वापसी का रास्ता प्रशस्त कर पाएंगे? यह बहुत कुछ कल की रैली पर निर्भर करने वाला है और बीजेपी इस मेगा शो से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है। और अब जनता पे या फिर विपक्षी दलों पे इस बात की सब लोग नजरें लगाए बैठे हैं कि क्या प्रधानमंत्री कहेंगे। कांग्रेस की भी इस बात पर नजर है, पब्लिक भी सुनना चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, क्या कुछ नया देकर जाएंगे। तो आज का दिन रहेगा इन तैयारियों को फाइनल करने का और कल का दिन रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर वेलकम का। जी गीतिका। जी दीपांकर, धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 4 दिसंबर को पीएम मोदी दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से देहरादून का जो सफर है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस वक्त हम गणेशपुर में मौजूद हैं और गणेशपुर वही एरिया है जहां पर ये 4 लेन यहां पर खत्म हो रही है और इसके बाद ही
एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। लोग जो लंबे जाम में फंसते हैं मोहंड के एरिया में, वो लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा और यहीं से पूरा ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए भी आ रहे हैं। 14 किलोमीटर का ये पूरा पैच यहाँ पर होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अब जाम में नहीं फंस पाएंगे और कई सुविधाएं लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। यूपी और उत्तराखंड के बीच एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को करेंगे। दिल्ली से देहरादून तक बनने वाला 175 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 इंटरचेंज होंगे और दावा है कि 12 किलोमीटर लंबे वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर से देहरादून आने वाले यात्री बिना जाम में फंसे आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। पुरानी रोड को नहीं छोड़ा जाएगा। ये रोड अलोंग दी जो रिवर है, इसे बरसाती हम रिवर बोल सकते हैं, जो सिर्फ बरसात में आती है, उसी के अलोंग जो साथ साथ में जाएगी और ये पूरा एलिवेटेड जो आपका रिवर के ऊपर ही बनेगा। कितना किलोमीटर का सर ये होगा? ये लगभग 16 किलोमीटर का है, अप टू डाटकाली। वैसे इस पैच पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी को बिना नुकसान पहुंचाए और पुराने रास्ते के साथ छेड़छाड़ किए ये प्रोजेक्ट एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। के अलावा अगर हम बात करें, ये देखिए आपको रिवर साइड एरिया दिखाते हैं, यहीं पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर ने बनना है और इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ मूवमेंट यानी कि जंगली जानवरों के जो मौत की खबरें कई बार आती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है पूरा और यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है जंगली जानवरों का, वो भी कई बार हताहत हुए हैं, मौत हुई है यहाँ पर उनकी भी, तो वो भी अब इसकी वजह से प्रभावित नहीं होंगे, इस तरह की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ जो सफर है वो काफी सेफ होगा, सुरक्षित होगा, कम होगा, ट्रैवल टाइम यहाँ पर बचेगा। दिल्ली दून कॉरिडोर को दिल्ली और उत्तराखंड के विकास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कॉरिडोर से यूपी उत्तराखंड के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रूट से अगर आप ही देहरादून के लिए आए हैं तो ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि आप जाम में न फंसे हो और आपको परेशानी का सामना न करना पड़ा हो। हर व्यक्ति जब भी आता है और मोहन रूट से वो आता है तो कहीं ना कहीं जाम में जरूर फंस जाता है। इसी जाम की समस्या से निजात पाने के लिए देहरादून और दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कॉरिडोर के बनने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो एरिया है वो यहाँ पर बच जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार के दौरे पर रहे। उन्होंने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। शिवराज सिंह चौहान ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही शिवराज सिंह चौहान गंगा आरती में भी शामिल हुए। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुई दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम धामी और शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान पौधा भी लगाया। सीएम ने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या से भी मुलाकात की। पतंजलि विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 21 दिन में देश के 75 करोड़ लोगों को सूर्य नमस्कार कराने का अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने इस अभियान की वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की शुरुआत के समय स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास भी किया।
तो ये योग की शिक्षा सच में ऐसे व्यक्ति निर्माण करेगी जो देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परोपकारी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने वाले होंगे। अब आंशिक रूप से योग शिक्षा को लेकर के टुकड़ों टुकड़ों में उसको लागू करने को लेकर के पूरे देश में प्रयास हो रहे थे, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योग को व्यापक रूप से शिक्षा का अंग बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना के लिए प्रतिबद्धता यहाँ से अभिव्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को रुद्रपुर के दौरे पर रहे। यहां रुद्रपुर के गांधी पार्क में लगे राष्ट्रीय सरस मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। सरस मेले में पहाड़ी उत्पादों के साथ ही कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। इस सरस मेले में उत्तराखंड सहित 29 प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह के 160 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें समूह की ओर से तैयार हैंडीक्राफ्ट, कपड़े सहित अन्य उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। मेले निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है लोकल फॉर वोकल, उसको और अधिक प्रदान करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलने के लिए हमने सहायता राशि घोषित की, वो सभी को मिल रही है। निकट भविष्य में हम क्योंकि स्वरोजगार और बढ़े, ये सब लोग और अच्छा काम करें, इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएँ, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सत्तारूढ़ बीजेपी में विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट का चयन करना किसी माथापच्ची से कम नहीं है। ठीक समय पर कोई विद्रोह ना हो, इसको देखते हुए पार्टी अभी से होमवर्क में जुट गई है। और बड़ी बात यह है कि इस बार विधायकों तक के टिकट काटे जा सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा की 70 में से 56 सीटों पर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। बावजूद इसके इन सीटों पर भी कई दावेदार हैं। बाकी 14 सीटों पर तो कैंडिडेट की लंबी लिस्ट है। ऐसे में ठीक चुनाव के समय टिकट को लेकर कोई बवाल ना हो, बीजेपी अभी से मैनेजमेंट में जुट गई है। पार्टी के सीनियर लीडर्स की अलग अलग कमेटियां बनाई जा रही हैं। ये कमेटियां 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक विधानसभा में जाकर स्थानीय पार्टी नेताओं से बातचीत के आधार पर 3 से 6 नामों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगी। प्रदेश में स्क्रूटनी के बाद जनवरी 1 वीक तक ये नाम पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। हर विधानसभा में 2 या 3 सीनियर पदाधिकारियों की कमेटी बनेगी, जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर जाकर के वहां पर कुछ निश्चित पदाधिकारियों से वार्ता करने के पश्चात 3, 4, 5, 6 नामों का पैनल बना करके लाएगी। ये प्रक्रिया इस महीने की 15 तारीख के बाद से शुरू होगी और लगभग 15 दिन के अंदर पूरी होगी। कैंडिडेट चयन में पार्टी बूथ लेवल कमेटियों से तो राय मशवरा करेगी ही, साथ ही पार्टी के चुनावी सर्वे का भी इसमें अहम रोल रहने वाला है। टिकट काटने या टिकट देने का आधार क्या हुआ, पार्टी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। सर्वे का माध्यम हो या कार्यकर्ताओं का फीडबैक हो, दोनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को पार्टी अपनाएगी और उस पर पार्टी ने काम भी अपना प्रारंभ कर दिया है। सत्ता वापसी के लिए बीजेपी कोई भी चूक नहीं चाहती, इसलिए बूथ लेवल कमेटियां विधानसभा के सीनियर नेताओं से रायशुमारी और पार्टी सर्वे को आधार बनाया जा रहा है। इसमें कई सिटिंग विधायक भी निशाने पर आ सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तरकाशी के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किरौला सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से लोग नाराज हैं। अल्मोड़ा में इसके विरोध में धरना दिया गया। सूबेदार आनंद सिंह का चमोली के कर्णप्रयाग में अंतिम संस्कार किया गया। आनंद सिंह की लैंसडाउन में ट्रेनिंग के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। हल्द्वानी रोड पर टांगा जंगल में कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में सीतारगंज से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही मालती विश्वास के कारोबारी पुत्र शिवम विश्वास की मौत हो गई।
नैनीताल में मौसम का मिजाज बदला है। दिन के वक्त बदले मौसम के मिजाज के बाद शहर में हल्की बारिश शुरू हो गई। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब छात्र संघ चुनाव हो सकेंगे। चुनाव की मांग को लेकर एक सप्ताह से जारी छात्र आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। नवनियुक्त गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दीपक रावत ने कुमाऊं कमिश्नर का चार्ज ले लिया है। कमिश्नर का कार्यभार ग्रहण करने से पहले दीपक रावत ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र भेड़गांव में रहने वाली 65 वर्षीय महिला को गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। चमोली के तपोवन आपदा में मारे गए लोगों की याद में जोशीमठ में एक स्मृति वन बनाया गया है, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत गुरुवार को पिथौरागढ़ के मुनस्यारी पहुंचे। मुनस्यारी महोत्सव में हरीश रावत का लोकल लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम रहते हुए हरीश रावत ने धारचूला से उपचुनाव लड़ा और विधायक रहे। हरीश रावत ने कहा कि मुनस्यारी और धारचूला पहुंचने पर स्वागत किया गया है। क्षेत्रवासियों और कांग्रेस जनों का दिल की गहराई से धन्यवाद। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत दिसंबर में हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने मुनस्यारी धारचूला से की है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र भले ही ना हो रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है और सवाल पूछ रही है कि बीजेपी गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाती। विधानसभा का विंटर सेशन इस बार गैरसैंण में नहीं देहरादून में होगा, लेकिन विंटर सेशन में विपक्ष गैरसैंण में सत्र न करने पर सियासत गरमाने के मूड में है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार गैरसैंण में सेशन नहीं चाहती और बंदूक विपक्ष के कंधों पर रखकर चला रही है, और अगर गैरसैंण में विंटर सेशन भी चाहते हैं तो उसे स्थायी राजधानी क्यों नहीं बना देते। जिस सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं हुई, तो सरकार को निश्चित रूप से अस्थायी राजधानी के परिप्रेक्ष्य में अपना दृष्टिकोण उजागर करना चाहिए। सरकार के आखिरी सत्र में कांग्रेस गैरसैंण में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी थी और अब तैयारी गैरसैंण में सत्र न करने पर 9-10 दिसंबर को देहरादून में प्रदर्शन की हो रही है। वहीं सरकार का कहना है कि ऐसी बातें करके कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है। पर बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं देहरादून में। अब ऐसा है, देखिए मैंने कहा ना, यही कांग्रेस का दो मुखा चेहरा है, जिस चेहरे ने पूरे देश में इनको बेनकाब किया। गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में सर्दियों में सत्र न होने के मामले में जमकर सियासत हो रही है और चुनाव से पहले हाथ लगे इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियां फाइनल कर लेना चाहती हैं। कांग्रेस जनता के सामने प्रतिज्ञा पत्र पेश करने जा रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस प्रतिज्ञा पत्र को बनाने के लिए उसके कार्यकर्ता और नेता लोगों के सुझाव लेंगे, जिसमें से बेहतर सुझाव को प्रतिज्ञा पत्र में शामिल किया जाएगा। किसी प्रतिज्ञा पत्र को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि 2022 के लिए वे एक मॉडल प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने जा रहे हैं। सबको, सबके विचारों को, सबके परामर्श को कांग्रेस चाहती है कि उनको जगह दें, उन सुझावों को, उन परामर्श को, उसके आधार पर एक मजबूत चुनाव घोषणा पत्र हम तैयार कर सकें, जिसमें सबकी भावनाएं, सबके सुझाव, सबके परामर्श निहित हों। चमोली से अगली खबर है। यहाँ जोशीमठ के पास धौली नदी में झील बन रही है। नीति मलारी सीमा की तरफ नीति गांव से 1.5 किलोमीटर पहले धौली नदी पर यह झील बनी है। झील की लंबाई करीब 20 से 30 मीटर है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली रोड पर कटिंग का काम चल रहा है और कटिंग का मलबा सीधे नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी की धारा प्रभावित हो रही है। जोशीमठ
एसडीएम से इस पर बात की गई तो उन्होंने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।